स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुक्ल जी वाली पुस्तक हम पढ़ रहे थे, जो तृतीय उत्थान है गद्य साहित्य में अंतिम उत्थान, जो हमारा तृतीय उत्थान है उसका जो अंतिम टॉपिक था कि तृतीय उत्थान में हमने काव्य को छोड़कर निबंध, उपन्यास, नाटक, इनमें क्या क्या कार्य किए, कहानियों में क्या क्या हमारे नया नया चेंजेस हुआ था, कौन कौन कहानीकार उभर कर सामने आए। और फिर अंत में हमारा टॉपिक बचता है समालोचना और काव्य मीमांसा, जिस पर शुक्ल जी बात करेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले थे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला है, क्योंकि यार देखो प्रथम उत्थान अलग सीढ़ी, सेकंड उत्थान अलग सीढ़ी, अपडेट होता जाता है ना चीजें, है ना। कि इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंत प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तककार और भूमिकाओं के रूप में निकली है। इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी की विस्तृत समीक्षाएं लिखी है, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकार छपी है। शेष दो क्रमशः, देखो जो मतलब बता रहे हैं कि तुलसी की तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से छपी हैं, और शेष दो जो छपी है ना, सूर की तो छपी है भ्रमर गीतसार के नाम से। तो भ्रमर गीतसार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भ्रमर गीत के बारे में वर्णन है, सूर का भी वर्णन इसमें काफी सारा दिया हुआ है। और जायसी की जो है जायसी ग्रंथावली, जिसके अंदर पद्मावत भी है, ठीक है ना, पद्मावत है, अखरावट है और एक आखिरी कलाम है। ये तीन रचना है ना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचना उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न, दोहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कबीर की समीक्षा द्वारा कबीर वचनावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सर्वप्रथम जो है, क्योंकि कबीर पे काफी लोगों ने काम किया। डॉक्टर धर्मवीर ने बाद में काम किया है, पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, पीताम्बर क्या नाम है, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने किया है अपने, ठीक है ना, सिटी मोहन सेन ने किया है, काफी लोगों ने काम किया है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे कबीर ग्रंथावली। तो आपको याद होना चाहिए कि कबीर ग्रंथावली के नाम से किसने छापा और कबीर वचनावली के नाम से किसने छापा। वो से वचनावली, वो से उपाध्याय, और पीताम्बर दत्त बर्तवाल ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट है। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बंधा था, और सेकेंड, और इसके साथ कलाओं और साधनाओं का कैसे बना था, देखो कि केशव की काव्य कला की रचनाएं किसकी, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल की, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल की, और रमाशंकर शुक्ल रसाल अलग है, ठीक है ना। गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र की है। प्रेमचंद की उपन्यास कला, प्रसाद की नाट्य कला, ठीक है। पद्माकर की काव्य साधना। अब आप बोलो 5 मैंने बता दी, कौन सी इंपॉर्टेंट बताऊं, 5वीं, केवल और केवल 5वीं, ठीक है। अगर जो पहली रचना है जो मैंने आपको बताई थी केशव की, रुको यार एक सेकंड, ब्लर हो जा रहा है ये सिस्टम, बहुत देर चलता है तो हैंग हो जाता है। केशव की काव्य कला, हाँ बिल्कुल, एक पहला इंपॉर्टेंट लगा लो, केशव की काव्य कला पूछा गया है, तो पहला वाला इंपॉर्टेंट लगा लो आप, केशव की काव्य कला इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा अगर आप छोड़ दोगे तो 5वां इंपॉर्टेंट है पद्माकर की काव्य साधना, जो कि अखूरी गंगा प्रसाद सिंह की लिखी हुई आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें पद्माकर के बारे में और उसके काव्य के बारे में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रसाद की काव्य साधना को छोड़ दो आप, लेकिन मीरा की प्रेम साधना बहुत बढ़िया पुस्तक है ये। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, जिसके जो है इसके सोर्स के रूप में काम शंभुनाथ सिंह मनोहर ने भी लिया इसको काम, उसमें भी उनकी पुस्तक में भी इनका उल्लेख है। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, मीरा की प्रेम साधना आदि पुस्तकें एक दूसरे के पीछे निकली है। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चली है। कवि के बाहें और आभ्यंतर दोनों का अच्छे परिचय कराती है। केशव की काव्य कला मैंने आपको बताई थी, जो कि कृष्ण शंकर शुक्ल की किताब है, और गुप्त जी की काव्य कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं का मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश खुद गुप्त जी की काव्यधारा में मैत्रीषण गुप्त की रचना के विविधा पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शंकर शुक्ल ने भी सुकवि समीक्षा
इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका, क्योंकि ये मैंने बहुत कम एग्जाम में देखी है ये पुस्तक। लेकिन शुक्ल जी का नाम लगा हुआ है, शुक्ल से संबंधित है ना, रामकृष्ण शुक्ल की सुकवि समीक्षा में कबीर का वर्णन है, होना चाहिए। सूर का है, होना चाहिए। जायसी का है, होना चाहिए। तुलसी का है, होना चाहिए। मीरा का है, होना चाहिए। केशव का है, बिहारी का है, भूषण का है, भारतेंदु का है, मैथिलीशरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध है। अर्थात कभी पूछेगा नहीं, नहीं पूछना चाहिए कि मतीराम था क्या, नहीं था। देव का नाम है क्या, नहीं था। पूछना नहीं चाहिए प्रश्न, मुझे नहीं लगता कभी आएगा, पर आप याद भी मत करो। चूक कवि समीक्षा किसकी रचना है, ये रामकृष्ण शुक्ल की, बस रामकृष्ण शुक्ल की। इंपॉर्टेंट, बस इसको लगा लो आप तो, इंपॉर्टेंट बस, बाकी मत याद करो। मीरा की प्रेम साधना जो कि माधव जी, वो उनकी है ना, क्या बोलते भुवनेश्वर प्रसाद माधव की, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है, हमारे साहित्य निर्माता। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सबने देखी हुई है, ये आया हुआ प्रश्न सारे के सारे। नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आवाज दिया है। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमय कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र में कुछ विचित्र, कुछ विदग्धता, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ता है कि कवि के हृदय के भीतर सेंधा लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं। पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विवक्षित भाव से उनके वाग विलास पर कोई लगाव नहीं है। पद्य का आशय या भाव कुछ और है और आलोचक कुछ और ही समझ रहे हैं, है ना। और आलोक जी उसे उद्धृत करते हुए कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। अर्थात किसी की भी आलोचना पढ़ते हुए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस कवि की रचनावली ऐसी ही है ना, हो सकता है उसने गलत अर्थ ग्रहण किया हो। कवि के मानसिक इतिहास का आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि आलोच्य कवि के 25-30 पद्यों का भी ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझे मिले जो ऐसे कद्रदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वालों दो एक आलोचक तुलसी और सूर्य के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वागजाल बिछाने वाले हैं। अदेव शुक्ल जी कहते हैं छायावाद के संदर्भ में छायावाद जहां जब पंक्तियां इंपॉर्टेंट है कि काव्य की छायावाद कहे जाने वाली शाखा चले काफी दिन हो गए। अब देखो छायावाद का किस प्रकार से ये बेड़ा गर्क करेंगे, कैसे इसके ऊपर हाथ रखेंगे और हाथ रखकर खड़े हो जाएंगे और भस्म कर देंगे। पढ़ते हैं लाइव कि काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा काफी दिन हुए है, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया यानी कि टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हो। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत, इंपोर्टेंट, इसका मतलब सुमित्रा नंदन जो पंत नाम से ही है वो पूरी की पूरी सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र्य लेकर, अभिव्यंजना का वैचित्र्य अर्थात तुम कहने का तरीका कुछ उटपटांग तरीके से कह दोगे, छायावाद चला है। उधर उसके साथ ही प्रभाव व्यंजक समीक्षा का फैशन भी बंगाल होता हुआ आधम का है। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, इस समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वे सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे। कोई ये नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका ये प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया है। प्रभाव विव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। इसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई कवि को इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव भंगिमा व सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करें। यदि किसी रमणीय अर्थगर्भित पद्य की आलोचना इस रूप में मिले कि इस बार इस कविता में प्रभाव में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को जो भी व्यवस्था के साथ बहना पड़ता है वो एकाधिक बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर
आप ही नाच उठता है तो उसे लेकर कोई क्या करेगा। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में ही प्रभाव अभिव्यंजक समीक्षा की निस्तारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही है। इस ढंग की समीक्षाओं में प्राय भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती है। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति की चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिनके बीच स्वच्छ विचारधारा के लिए जगह ही नहीं मिली है। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बंधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने वाकजाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही है, यह दिखाते हुए इस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद्य का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। देखो, हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। कैसे हैं? क्योंकि क्या होता है ना, जो तुलसी की सूरदास की जो पंक्तियां ना, उनके अर्थ बहुत ही ज्यादा डिटेल में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका बाएं हाथ का खेल है। देखो क्या करते हैं तुलसीदास जी के बारे में, कि तुलसीदास जी की चौपाई योग के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सत्सई का शांत रसपरक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध है। यद्यपि अरबी फारसी के कहीं पहुंचे हुए विद्वान ये आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते हैं। इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध है उनमें ये बात मिलेगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा भी यही कहना है कि इस प्रकार के प्रतिभापूर्ण कृत्यों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रकार की अंतर्मन से की हुई व्याख्याएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, दर्शन के अनुसार भी किसी भी रचना की व्याख्या कर सकते हैं। अब जब दर्शन के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे तो उसके पूरे अर्थ को हम तो तोड़ कर रख देंगे। अब जब तोड़ कर रख देंगे उसके अर्थ को, तो वो एक प्रकार से विशुद्ध आलोचना नहीं होगी, क्योंकि आलोचना का पहला नियम होता है तटस्थता, अर्थात आप उसके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रख सकते, है ना। ये तो मेरे ताऊ जी ने लिखी है क्या, अब बस मैं इसमें देखना कैसे कैसे आलोचना लिखता हूँ बढ़िया तरीके से का, और लोग इसमें खुश हो जाएंगे। एक प्रकार नहीं, तटस्थता जो है होनी चाहिए एक प्रकार से। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल में कई बातें हैं। एक तो यह है कि हमारी अक्रमण्यता और बुद्धि क्षेत्र पर पर्दा डालते हैं। अतः चर्चा या तारीफ करने वालों कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि पर्दा पड़ा रहे, और शुक्ल जी मजे लेते हैं मीठी मीठी चुटकियां नहीं। दूसरी बात यह है कि ये शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बांधते हैं। मतलब शुक्ल जी एक बार ताना दे रहे हैं उन लोगों को जो आध्यात्मिकता और रहस्यवाद पे चर्चा करते हैं। बोला कि हाँ ठीक है, काम धंधा तो कुछ है नहीं इनके पास, अब ये आध्यात्मिक और रहस्यवाद पे लिख देते हैं तो उधर वो दूसरे भी खुश हो जाते हैं। तो पहली बात तो उनको इस पे पता चल जाता है, उन लोगों को ऐसे पता चल जाता है विदेश वालों का कि हाँ यार ये काम कर रहे हैं, अर्थात अकर्मण्यता और बुद्धि क्षेत्र पे पर्दा डल गया। अर्थात शुक्ल जी हमको अकर्मण्य और बुद्धि क्षेत्र कह रहे हैं एक प्रकार से। दूसरी बात यह है कि ये शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बंधाते हैं जिसमें या बांधते हैं जिसमें हमारे संबंध में एक प्रकार का कौतूहल सा जागृत रहता है। हमारी बातें वहां अनूठेपन के साथ कही जा सकती है। तीसरी बात यह है कि आधी भौतिक समृद्धि के हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उसे क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन चाहने लगे हैं, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए हैं। साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ है। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वो विशेषतः प्रतिवर्तन यानी कि रिएक्शन के रूप में बढ़ी है। स्वर्गीय साहित्य आचार्य पंडित रामावतार जी पांडे और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख लिखे गए हैं, जैसे कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है साहित्यालोचन, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है विश्व साहित्य। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षा उपयोगी है और मैंने साहित्यालोचन को 1000 बार इंपोर्टेंट बता दिया है।
दूसरी पुस्तक के यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है। इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, यह कि यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहां के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन आदि अनेक देश के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के साथ गिनाकर इस प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला संबंधित विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और कहीं मेटरलिंक, डंजमत सब, अच्छा ये कुछ इंग्लिश में लिखा होगा पक्का, ये है ना, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, या फिर ये मुझे अपनी बुक में देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड रुको बस, है ना, मुझे, और है ना ये लास्ट चल रहा है शुक्ल जी का, तो इसलिए ज़्यादा बोर होने की आवश्यकता नहीं है। आपने शुक्ल जी यहाँ तक भी पढ़ी है ना, तो आप एकदम मतलब समझ लो आपकी, आपने स्वर्ग में एक सीट पक्का पा ली है। हाँ, अगर आप पूरा पढ़ लोगे शुक्ल जी को तो क्या पता है वो शुक्ल जी वहाँ पर्सनली आशीर्वाद देने मिल जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। और देखो लास्ट वाली जो चीज़ें ना आधुनिक काल, इसको आप छोड़ छोड़ के पढ़ सकते हो, चाहो तो कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, तो जैसा भी आप पढ़ना चाहो, बस मुझे एक बार वो मिल जाए पंक्तियाँ। हाँ बस मिल गई बस। हाँ मेटरलिंक है ना, कि वे कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और कहीं पर मेटरलिंक, अच्छा मेटरलिंक के अंदर मेटरलिंक ही लिखा हुआ है, कहीं पर गेटे, अच्छा ये कोई गेटे है, इसको ऐसे ही बोलते हैं, तो कहीं पर तो क्या करते हैं वो टोलस्टॉय के उदाहरण लेकर, जिसे टोलस्टॉय बोलते हैं ना, उदाहरण देकर अपने लेखकों की तड़क भड़क भर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। लेखों लेखों को यहाँ से वहां तक पढ़ जाइए, लेखों के अपने किसी विचार का पता, लेखकों के अपने किसी विचार का पता नहीं लगेगा। उद्धृत मता की व्याप्ति कहाँ तक है, उद्धृत जो ऊपर कहा है उसकी मत की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिए हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार शून्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं है। पश्चिम के काव्य कला संबंधित प्रचलित वादों में अक्सर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य की किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप ज्ञान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप से ग्रहण कर चलते हैं। यह हमारा काम काव्य के स्वरूप का विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का, जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा है, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल भी शुरू हो रही है। ठीक है, शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे आगे कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी आप केवल पढ़िए और आनंद लीजिए कि आपका शुक्ल जी पूरा होने वाला है। अभी लगेंगे, मुझे पता है 4-5 घंटे और लगेंगे, बट ठीक, मतलब 4-5 क्लासेस भी है ना। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वो है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है ना, कि काव्य काव्य के लिए है और कला कला के लिए है ना। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सारी बातें हैं जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा है। ये कहकर टाले जाने लगी कि ये जो इतर वस्तुएं हैं ना, शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। पाश्चात्य देशों में प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए हैं। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रों की ये उद्भावना सहायक हुई है कि सौंदर्य संबंधित अनुभव यानी कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस एक भिन्न प्रकार का अनुभव है। ठीक है, पुस्तक है ना एस्थेटिक नाम से, किसकी है बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है ना, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एक कवि की है, बहुत अच्छी है, उसका सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं आपको जब मुझे टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं है। इससे बहुत तेरे साहित्य शास्त्री ये समझने लगे हैं कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को
और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में, ये फिर से इंग्लिश में आ गया, कुछ मैं एक बुक में देकर बताता हूँ। हाँ, सौंदर्य संबंधी अनुभव के मध्य भाग में, अच्छा फिशलर, अच्छा विस्लर, अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, अच्छा विस्लर, ठीक है। विस्लर ने ये मत परिवर्तित किया है जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में है डॉक्टर ब्रेडले, ठीक है ना, डॉक्टर ब्रेडले। इन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि यह काव्य सौंदर्य संबंधित अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यह काव्य जो है ना सौंदर्य संबंधित, देखो एस्थेटिक पुस्तक है वो क्रोची की है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा, मैंने देखा नहीं अभी, और सही किया होगा। और क्रोचे का जो सिद्धांत है उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत बढ़िया है उनका सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेडले क्या कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेडले की फेमस पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ याद आ रही है आपको, कमेंट करो एक बार। तो ब्रेडले कहते हैं कि ये अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, इसका अपना निराला मूल्य है, अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और इस प्रकार का मूल्य हो ही सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा मिलती हो प्रबल मनोविकारों का, और कुछ निरोधा भी संभव हो, कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो, अथवा कवि को कीर्ति अर्थ लाभ भी होता हो। अर्थात ये एक प्रकार से काव्य के प्रयोजन बता रहा है कि किस चीज उद्देश्य से उस काव्य में क्या क्या होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत धर्म शिष्टाचार हो तो भी चलेगा, शिक्षा मिलती हो तो अच्छी बात है, मनोविकारों का कुछ का निरोध हो, कुछ प्रबल मनोविकार हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, होता हो तो अच्छी बात है, इनके कारण उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जांच नहीं हो सकती। वेरी गुड। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक फेमस कवि हैं और आप मतलब क्या बोलते हैं बड़ी पत्रिका में काम करते हैं और आपने किताब लिख दी है तो आपको मतलब उसी के अनुसार आपकी उत्तमता जांची जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कविता की जांच इस हिसाब से नहीं करी जाएगी भाई फेसबुक पे आपको 50 लाइक मिल गए, 500 लाइक मिल गए, इंस्टाग्राम पे आपके 10,000 फॉलोवर से, यूट्यूब पे आपके 1 मिलियन व्यू पहुंच गया है, इस आधार पर आपकी कविता की जांच नहीं होगी भाई, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रेडले, उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष के साथ संबंध रखती है, अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्य की ओर ध्यान रखेगा आदमी, तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा, छिप जाएगा। बात यह है कि कवि को यदि हम विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे और उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है न अनुकृति, उसकी तो दुनिया एक निराली है, एकांत स्वतः पूर्ण स्वतंत्र। ठीक है, बहुत अच्छा लेख था जिसको शुक्ल जी ने यहाँ पे कोट किया है। अब देखो क्या होता है आगे जाके, कि काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण आइए रिचर्ड्स कौन है, वही है जो जिनका जन्म 1892 में होता है। ठीक है ना, इन्होंने पुस्तक लिखी है ना, पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये दे रखा उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और एक का नाम है प्रिंसिपल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, है ना। संप्रेषण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, है ना। 1892 जन्म क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1888 में इलियट का हुआ था, इनके बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक बा, ठीक बा। तो कहते हैं कि काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण आइए रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। ठीक है ना, बड़ी गंभीर और मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपयुक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उसकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं है। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष है, न जगत का कोई अंग है, न अनुकृति, इस पर रिचर्ड्स के वक्तव्य का नीचे अर्थ दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है। रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि ये सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं ब्रेडले इतना मानते कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना यही है कि भीतरी लगाव असल चीज है जो कि काव्य के लिए जरूरी होता है। काव्य अनुभव जिसे कहते हैं पोएटिक एक्सपीरियंस। केवल आपने अच्छे अंदर की बात कही कि कविता अंदर से समझी जाती है, बहुत बढ़िया, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, न कोई अलौकिक या फिर विशेष नियम है।
उसकी योजना बिल्कुल ठीक वैसे ही है जो अनुभव में हुआ करती है, जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वग्राह्यता, ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए इसके प्रतीत काल में हमें इतनी अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना चाहिए पड़ता है। ये सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं। इसलिए किसी काव्य को लिखने या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता है, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों में भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है ना। ये तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ पर संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंत प्रकृति की छानबीन पर जाइए तो उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ कर्म धर्म काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही लेना नहीं है, अर्थ मतलब पैसा वगैरह ही नहीं है। उसका व्यापक अर्थ है लोक की सुख समृद्धि। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता का उत्तमता के साथ उत्तमता में निर्णय इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है ना, हमारे लक्षण ग्रंथों में, ठीक है ना। देखो रस का अनुभव कैसा है, लोकोत्तर है, अर्थात इस लोक से परे है, वो उसको हम महसूस नहीं कर सकते। अर्थात इस लोक से तो रस को भी नहीं जोड़ के देखा गया है, ठीक है ना। वस्तु जगत से, जिसे हम कहते हैं, इस वस्तु जगत से बाहर देखा है। और दूसरा कहा है ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद सहोदर क्यों कहा गया है? जब हम कोई भी साधक जब भक्ति करता है ना, और जब उसको भगवान का भक्ति करने में जो आनंद मिलता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मानंद। उसको ब्रह्मानंद सहोदर नहीं कहते हैं। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मा के संदर्भ में। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी नहीं है यहाँ पे। ब्रह्मा मतलब हो जाएगा, मतलब जो कि सकल चराचर का स्वामी है, जिसे आप मानते हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, कोई भी हो सकता है वो ब्रह्मा, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म, जिसे कहते हैं ना, जो एक है, जो जिसके अंदर सारी ऊर्जा है, जिसके कारण संसार की सारी ऊर्जा चलायमान है, उस ब्रह्मा की बात की जा रही है। जब कोई साधक या कोई भक्त जो है, संत और भक्त में क्या अंतर है? जो निर्गुण को मानता है वो संत है, जो सगुण को मानता है वो भक्त है। ये व्याख्या लिखित में चलती रहती है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या चली जाएगी, पर फिलहाल यही है मोटी मोटी कि संत जो है वो निर्गुण है, जो निर्गुण भगवान को मानता है, निर्गुण ईश्वर को। और सगुण वो है जो कि, और भक्त वो है जो सगुण को मानता है। तो जब ये ईश्वर की भक्ति करते हैं और उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो को बोलते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन उसके अलावा चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे आप फिल्म देख रहे हो, चाहे आप गोदान उपन्यास पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, ऐसा है बिल्कुल, है ना। इन सबको देखकर आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। काव्य के साथ भी ऐसा ही रूल लागू होता है कि काव्य पढ़कर जब आपको अंदर जो आनंद मिलता है, जिसे कहते हैं लोकोत्तर आनंद, अलौकिक, जिसको आप बता नहीं सकते, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं है, अर्थात उसको आप बता नहीं सकते ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। गूंगा आदमी, अब वही वाली बात है ना कि गूंगे आदमी जो है गुड़ के रस को नहीं बता सकता ना, हालांकि गुड़ का स्वाद तो कोई बोलने वाला भी नहीं बता सकता, ऐसा है। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है, व्यक्तित्व का लय हो जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में हुआ था, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में भी बहुत कुछ रहा है। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों का जो दल खड़ा हुआ है, वो कहने लगा है कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या मतलब, प्रयोजन, है ना, मतलब वही
उससे वही मतलब है, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंद पूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए, उसी को समालोचना समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है, इससे अधिक आलोचना में और चाहिए भी क्या। जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो हो गई ना समालोचना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है, इस मत के अनुसार तो फिर तो क्या बोलते हैं व्यक्तिगत हो जाएगी। फिर तो आपको अच्छी लगी तो आपने बोल दिया कि बहुत बढ़िया है, और आपको बुरी लगी तो मतलब आपने तो अपने मन में जो धारणा बना रखी थी उस धारणा के अनुसार आप तो फिर कविता को पढ़ोगे, ऐसा है बिल्कुल, है ना। उसके अनौचित्य औचित्य पर तो आप विचार करने की जरूरत ही नहीं समझोगे, है ना। आपने पढ़ा कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल 4 लाइनों में, लेकिन आपको लगा कि वाह क्या बात बोली है, लेकिन उसमें छंदबद्धता ही नहीं है, वो काव्य के समय पे नहीं है, तो गद्य था वो तो, लेकिन आपको काव्य समझकर किसी ने चेप दिया, ऐसा है बिल्कुल। इस पर जैसा प्रभाव पड़े वैसा कहे, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह जाएगा, वो एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति निकल हो जाएगी, है ना। एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ ना, लेकिन समालोचना अलग चीज है, एक प्रकार से ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन खोल के कविता का पूरा खोलना उसको, ऐसा है बिल्कुल जो आपने किया है ना उसके मूल्यांकन। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है अभिव्यंजनावाद का, जिसके प्रवर्तक है इटली के क्रोचे, ठीक है। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात चाहे जो भी हो। अब वही वाली बात है यार, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्रोचे मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा मैंने पहले बहुत बार पढ़ा रखा है। तो देखो क्रोचे क्या कहते हैं कि बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात चाहे जो हो या जैसी हो, अर्थात कुछ ठिकाने की हो चाहे न भी हो। अर्थात क्रोचे कभी भी उत्पन्न होने वाले भाव में नैतिक और अनैतिक की बात नहीं करता है, अर्थात वो कहता है कि सब कुछ ये नैतिक है, जो भी मन में उठा है, जो हो सकता है जो आपके लिए हीन भाव हो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो, तो आप कैसे तय कर सकते हो कि मेरे भाव अनैतिक है। और हो सकता है आपके मन में पैदा हुए भाव आपकी नजर में तो नैतिक हो पर मेरी नजर में अनैतिक हो, इसलिए वो सभी प्रकार के भावों को महत्वपूर्ण मानता है, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, ठीक है ना। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस बात के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में कोई विचार अपेक्षित नहीं है। काव्य में मुख्य वस्तु है वह है आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला गया है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा करके उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं होती, वैसे काव्य के संबंध में समझना भी चाहिए। तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। अभिव्यंजना मतलब प्रकार से बोलना, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो चीजों को, जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वो क्या है कैसा है, सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। क्रौचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय देखो एक सेकंड क्या होता है क्योंकि ये ब्लर हो गया थोड़ा सा। तो क्रोचे कहते हैं कि वो की अनूठी शक्ति, अनूठी उक्ति की अपनी अलग ही सत्ता होती है, अर्थात आपने एक अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट कर दी अपनी बात, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय नहीं समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा है कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो यह न समझना चाहिए कि उसने ये उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है फिर कुछ आशा होने लगी, है ना। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि जी ने जो ये कहा है न संकुचित पंथा एन बोली हतोगत, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो, है ना। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा रहता है वो स्वतः कविता नहीं है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाली सौंदर्य मानकर चला है, इसका मार्मिकता और भावुकता से कोई संबंध ही नहीं है। देखो आ गई ना बात, ठीक है ना। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य को ही लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाक वैचित्र्यवाद भी कर सकते हैं। अर्थात जब तुम एक अलग तरीके से बात करने की बात कर रहे हो तो एक आदमी जब वहां सामने जाएगा और वहां पर उसने सरस्वती वंदना सुनाए तो तुम उसको महत्व ही नहीं दोगे, और किसी ने आके वहां पे 4-5 हटके झटके करके एक डांस दिखा दिया छपरी वाला, तुम बोलोगे वाह वाह क्या बात है, ऐसा है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते का एक अनूठे ढंग से की गई कला ही कला नहीं होती का, शुक्ल जी कह रहे हैं इसमें। हाँ अब देखो ये कहा है ना, प्रश्न आया हुआ है, ये तो अब पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं।
और वक्रोक्ति सिद्धांत किसका था? अपना कुंतक का। ठीक है ना। हालांकि साहित्यकारों ने वक्रोक्ति सिद्धांत को क्रोचे के सिद्धांत से, अभिव्यंजनावाद से अलग करके बताया है। बोला यार जबरदस्ती कहाँ से कह रहे हो आप, ऐसा है बिल्कुल, पर कुछ समानताएं भी है और कुछ जो है वो असमानताएं भी है। पर ये प्रश्न पूछा गया है 1000 बार, ठीक है ना, कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो भारत के किस सिद्धांत से, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट शुक्ल जी ने बताया है या किस सिद्धांत के निकट बैठता है, तो वो हो जाएगा हमारा वक्रोक्तिवाद। क्योंकि वक्रोक्तिवाद क्या है? वक्र उक्ति, उक्ति मतलब कोई बात कहना, और वक्र उक्ति का मतलब कोई विशेष तरीके से बात करना, अलग तरीके से बात करना। ठीक है ना। अब यही बात तो क्रोचे कह रहा था। हालांकि जब गहराई में जाएंगे बहुत अंतर है। और वक्रोक्ति क्या है? सामान्य बात से भिन्न है, लोक वार्ता से भिन्न है, ये बात कहता है। हम और आप बात कर रहे हैं, ये कविता नहीं है। ठीक है ना। बात की हमने और आपने, ये है कविता। मतलब लोक वार्ता से भिन्न है कविता, यूँ कहते हैं। कुंतक भी है ना, कुंतक पढ़ेंगे तब भी हम ये डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से, ठीक है, जो वाद है, कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र में अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुण दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया है। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है, ये विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा की सुबेते के लिए, पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा। उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब रिएक्शन का समय आता है, प्रतिवर्तन का। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में हुआ करती है। क्यों होती है? क्योंकि जब एक अपने चरम पे पहुंचता है वो श्रेष्ठ होता है और अपने चरम पे जाकर खुद ही उसके पतन का कारण बन जाता है, और जो दूसरा उसको मिटाने के लिए आता है फिर उसके खिलाफ आता है, बाद में वो भी क्या करता है, उसका भी विनाश हो जाता है, वो भी पतन की तरफ चला जाता है। और उसको मिटाने के लिए वही आता है जिसको पहले उसने नष्ट किया था। अर्थात पहले रोमांटिसिज्म चलेगा, स्वच्छंदतावाद, फिर क्या करेगा, अभिजात्यवाद आ जाएगा, क्लासिज्म जिसे बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर वही रोमांटिसिज्म आ जाएगा। फिर जो अभिजात्यवाद नए तरीके से आएगा उसे कहेंगे हम नव्य अभिजात्यवाद, नव्य शास्त्रवाद, जिसे हम इलियट पढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीजें चलती रहती है, पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अतः हम सामंजस्य बुद्धि से लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। बैल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य है। सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है, और यह भी कहा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक बताता हूँ कि सौंदर्य की भावना को रूप में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है, जिसके अनुसार अंतः संज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, अब ये देखो क्या होता है ना, ये फ्रॉइड का सिद्धांत है कहीं ना कहीं, कि आदमी अपनी अदमित वासना को जब व्यक्त नहीं कर पाता है तब वो एक प्रकार से कला का सहारा लेता है। ठीक है ना। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बैल बूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई है। तो धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया है। जबकि ये सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमय हो, और उसकी प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लाकर ही की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। बहुत बढ़िया। अरुणोदय मतलब उगते हुए सूरज की छटा का अनुभव कैसे करें? कामिनी की कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा, अर्थात किसी प्रियसी के गालों पर जो लज्जा के कारण जो लाली आई ना, उसी से की जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्जवल वस्त्र या शुभ हास द्वारा किया जाए। आकाश में फैली हुई कादम्बिनी तब तक सुंदर नहीं लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, आजकल तो स्त्री जो कवि है यानी कि कवियत्री की कमी नहीं है। उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। काव्य रचना और काव्य चर्चा दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदाय से आए हैं। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता है अथवा तन्मयता की दिशा में।
दशा में, है ना। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाला जीव और प्यार और श्रद्धा से कहने लगे हैं। ये बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही है, पर ईसा की इस 20वीं शताब्दी में आकर ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रोइड द्वारा प्रदर्शित की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्वप्न अंत संख्या में निहित अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर विधान है, बहुत बढ़िया, देखो वही वाली बात जो भी मैं कह रहा था, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और भी पक्का हो जाता है। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति में और स्वरूप में बहुत अंतर होता है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं है। यूं ही कहीं कहीं साम्य के लिए ये शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं है। अब बात करते हैं मद और मादकता की। तो काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमानित है। यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया है, उसकी एक चिट भी कहीं नहीं मिलती है, पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही, अर्थात कि भाई जब प्याला पिएंगे तभी शायरी निकल कर आएगी। ये सब बकवास है, शुक्ल जी कर रहे हैं, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में मत वाले आजाद जीव माने जाते थे, अर्थात वो नहीं करते भाई ऐसे नशा, वो प्रेम का नशा करते हैं, प्रेम मद में मत वाले। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना जहां जड़ पकड़ दी गई है, वहां से हिंदुस्तान में आई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल और राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन की शैली में दिखाई पड़ा था, ठीक है ना, बायरन की शैली में दिखाई पड़ा था, जिसकी चर्चा यूरोप में ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ हिंदुस्तान में आ पहुंची है। इससे मतवाले और बायरन पे काम उसने भी किया है ना, हरिवंश राय बच्चन जी ने भी बायरन पे काम किया है, ठीक है ना। इससे मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बनती आ रही थी, वो अब और भी पक्की हो गई है। भारत में मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना अघोर पंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। कवियों के संबंध में इनकी चर्चा नहीं थी। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के कवि के जो लक्षण कहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा, और याद होनी भी चाहिए, उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये ठीक है कि राजशेखर ने राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है, और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं। पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज जगन्नाथ तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मत से झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना गया है। अर्थात इस प्रणाली को शुक्ल जी जो है खारिज करते हैं कि इसी प्रकार से गहरी बात कही जा सकती है, ये गलत है। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न व मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग भी अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपनी किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना, ये सब कहने लगे हैं। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने लगे, ठीक है ना। शुक्ल जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कवि जो लोग इसकी जैसी मौज होती है वैसी रचना करते हैं। पर यह बात नहीं है, कवियों पर साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत तेरे कवि विशेषतः नए आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई है, जिसका कुल अनुकरण बांग्ला में हुआ है। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई है,
जिनकी देखा देखी बांग्ला और हिंदी में भी होने लगी। ठीक है। इस प्रसंग में अब ये छायावाद के लिए कर रही है, उसकी देखा देखी में है ना। इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप में साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता, स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है। इसे कुछ लोग शायद उपनिषद वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है, अच्छा अपने यहाँ भी कहा है, बहुत बढ़िया, उद्धृत किया करते हैं। ये कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की है और वास्तव में किसका अनुवाद है ये मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये द पीडीएफ में सही नहीं लिख रहा ना ये। द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है ये। वाह बहुत बढ़िया, द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में बाहर की भद्दी नकल और उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती है। बाहर से सामग्री आए खूब आए, पर वो कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए, तो उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। इस प्रकार से शुक्ल जी जो हैं साहित्य की आलोचना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हैं। वो बताते हैं कि जब आप साहित्य की आलोचना करते हैं, साहित्य में किसी साहित्य का मतलब सब कुछ हो गया ना, काव्य रचना हो गई, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, तो करते हैं तो उसमें आप विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन, जरूरी नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति का कोई सिद्धांत है आप उसको थोप दो। अगर पाश्चात्य संस्कृति में स्वच्छंदतावाद चला है तो आप उसको लेकर जैसा का तैसा ही आपके यहाँ पर भी पेश कर दो। स्वच्छंदतावाद क्या था? स्वच्छंदतावाद एक प्रकार से है, एक रूढ़ मान्यताओं के खिलाफ था। वो रूढ़ मान्यताओं का मतलब यूं नहीं कर सकता, परंपराओं खंडन था, लेकिन परंपराओं खंडन एक प्रकार से ऐसे था कि हमको नहीं करना छंद का पालन, हमको नहीं लिखना हिंदी भाषा में, हम तो गाँव की भाषा में लिखेंगे, हमको नहीं रखना तुम्हारे हिसाब से जो नियम है, हम खुले विचार वाले, हम प्रकृति पे लिखेंगे। तो बहुत सुंदर कविता है, स्वच्छंदतावाद में हुई। उसी को शुक्ल जी यहाँ पे कहते हैं, बताइए तो वहां से ले लिया इन्होंने। जो छायावाद है ना हमारे यहाँ पे, तो स्वच्छंदतावाद से मिलता जुलता है, संपूर्ण तो नहीं है तो थोड़ा बहुत है, पर हमारे यहाँ का छायावाद का एक अपना ऐसा वाद है जो सिर्फ छायावादी है। ऐसा काव्य न विदेश में लिखा गया है न भारत के किसी और कोने में, क्योंकि उस छायावादी काव्य में ऐसी कोई कोना नहीं है जहाँ पर ये लोग नहीं झांक कर आए हैं। इन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया है, ठीक है ना। वो देखो ना, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे थे निर्जन में चुपचाप प्रभा का धारा में अभिषेक। जब श्रद्धा आती है एकदम बिल्कुल नहा धोई हुई, तो एकदम वो जो हताश जो मनो होता है चमचमा जाता है कि भाई ये एकदम मस्त लड़की की आवाज कहाँ से आई, उठ जाता है ना वो। बाद में श्रद्धा ज्ञान देती है उसको, पूरे देश और पूरे विश्व को समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। ऐसी ऐसी पंक्तियां हमको छायावादी कविताओं में देखने को मिलती है। तो समाज की बात की गई है, देश की बात की गई है, आदमी की बात की गई है, प्रकृति की बात की गई है, अर्थात बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर तत्वों को छायावादी कवियों ने लाकर हमारे सामने पेश किया है, जो कि खुद हमारे भारतीय कवियों की देन है। उस पर हमारे विदेशी कवियों की या किसी विदेशीवाद की छाप नहीं है। और शुक्ल जी भी यही कहना चाहते हैं। तो बात अलग है कि शुक्ल जी ने छायावाद के साथ उतना न्याय नहीं किया, उन्होंने छायावाद को किसी विदेशी काव्य की या विदेशी वाद की छाप समझ ली। क्योंकि देखो कब से कब तक चला है ये, 1918 से लेके 1936 तक 38 तक छायावाद चला है। और शुक्ल जी इस समय में सबसे ज्यादा बिजी रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना, शुक्ल जी को इस टाइम हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखना था, पूरे तथ्यों की खोज भी करनी थी। गोस्वामी तुलसीदास लिखा उन्होंने, खुद के निबंध लिखे उन्होंने, सूर साहित्य पे काम किया, जायसी ग्रंथावली पे काम किया, कबीर को नहीं पढ़ा ये अलग काम किया, कबीर को उन्होंने महत्व नहीं दिया वो अलग, क्योंकि कबीर रहस्यवादी है, छायावादी कबीर रहस्यवादी है, निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं, तो महत्व नहीं दिया। पर फिर भी जो दिया शुक्ल जी ने, उसको योगदान को हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। जिस कटघरे में सारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार खड़े होंगे, उस कटघरे में शुक्ल जी नहीं खड़े हो सकते। शुक्ल जी का एक कटघरा, एक कोष्टक, एक कमरा अलग ही है, मतलब शुक्ल जी की जो जगह है वो अलग ही है। क्योंकि शुक्ल जी ने ये तब किया था जब बहुत कम हिंदी साहित्य के इतिहास या बहुत ही स्पष्ट तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इतिहास या इतिहास वैज्ञानिक तरीके से बातें हमारे सामने
पेश की जाती थी, तब शुक्ल जी ने हमारे सामने बात रखी थी। और शुक्ल जी के जो दुख है ना, वो एक प्रकार से अंतर्मन के द्वंद है, वो शुक्ल जी के पर्सनल दुख नहीं है, वो एक प्रकार से वो चाहते हैं कि कविता श्रेष्ठ तरीके से कविता की जाए। अगर शुक्ल जी को कविता की समझ नहीं होती तो तुलसीदास को हमारे सामने क्यों रखते, सूर को सामने से क्यों रखते। और सूर और कवि तुलसी बड़े कवि नहीं है, खुद पढ़ लो, सिद्ध कर लो कि हाँ बड़े कवि नहीं है। मैं नहीं कहता तुलसी को आप बड़ा कवि मानो, मैं नहीं कहता सूर को बड़ा कवि मानो, खुद पढ़ो और खुद डिसाइड करो। पर शुक्ल जी ने ये चीज पेश की ना हमारे सामने अच्छी तरीके से, अर्थात शुक्ल जी कविता की समझ तो रखते ही थे। वो बात अलग है कि शुक्ल जी ने खुद ने कविताएं नहीं लिखी, और लिखी जो रद्दी लिखी जिसे लोग पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। हम इसकी बात नहीं करेंगे, शुक्ल जी के पास टाइम था ही नहीं, ऐसा है बिल्कुल। शुक्ल जी ने आलोचना लिखी है, निबंध लिखे हैं, उनका काम था, एक कर्तव्य निभाया है, पूरे हिंदी साहित्य को एक अमूल्य धरोहर देकर गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक प्यारा सा इतिहास देकर दिख गए हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा संपूर्ण गद्य साहित्य पढ़ लिया है। अंतिम जो हमारा काव्यखंड है, आधुनिक काल का काव्यखंड जिसे हम पढ़ेंगे, आधुनिक काल, ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। लगभग मुझे लगता है 4 से 5 क्लास में ये भी पूरा हो जाएगा हमारा आधुनिक काल का काव्यखंड जिसे हम कहते हैं। तो ठीक है, प्रथम उत्थान पढ़ेंगे, फिर इसमें भी द्वितीय उत्थान पढ़ेंगे कि कैसे पहले भारतेंदु के काल के समय कैसे चेंजेस हुए भाषा को लेकर, कविता के किस प्रकार से रूप नए आए, द्वितीय उत्थान पढ़ेंगे इसमें भी। और फिर आगे जो भी होगा वो सब पढ़ेंगे, उदय शंकर भट्ट तक पढ़ेंगे, शुक्ल जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पढ़ेंगे। और शुक्ल जी के जब सूरज अस्त हो जाएगा, सूरज शुक्ल जी का, तब हम इस किताब को भी अस्त कर देंगे, बंद कर देंगे, और हमारी किताब पूरी हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें बोरिंग हो सकती है, पर वो बोरिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि भाई वो इम्पोर्टेंट थी। अगर वो काम की थी तो बिल्कुल मैंने बोरिंग तरीके से नहीं समझाई होगी, मुझे लगता है मैंने उस पर आपको बढ़िया से व्याख्या करके और उसमें अंडरलाइन करवाई है चीज़ें। और यकीन कीजिए जो चीज़ बोरिंग है वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, और जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन करवाया है, अच्छे से समझाया है, उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं, बाकी देखते रहिए और कमेंट करते रहिए।